दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे श्रीकरनी फैबकॉम के आने वाले आईपीओ पर फ्रेंड्स। ये आईपीओ आपको एसएमई बोर्ड पर फ्रेंड्स लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी के कंप्लीट बिजनेस मॉडल के ऊपर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अपने इस आईपीओ से जो पैसा प्राप्त करेगी उसका वो क्या करने वाली है, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या इस आईपीओ को छोड़ देना चाहिए। चलिए कंप्लीट जानकारी प्राप्त करते हैं। ये कोई भी इस वीडियो में दर्शाई हुई कोई भी राय मेरी अपनी होगी और किसी भी तरह का आपको यहां पर रिकमेंडेशन समझने की भूल इसे नहीं करनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों श्रीकरनी फैबकॉम ये कंपनी का नाम है और कंपनी जो है मार्च 2018 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। एसएमई बोर्ड की कंपनियां हैं जो ज्यादातर नई ही होती हैं और कंपनी करती क्या है, कस्टमाइज निटेड एंड वुवेन फैब्रिक बनाती है फॉर इंडस्ट्रीज। कस्टमाइज निटेड यानी कि बुना हुआ और वुवेन फैब्रिक जो कि आपको प्रयोग होगा लगेज में। इंडस्ट्री जो कि लगेज बनाती है, मेडिकल आर्क सपोर्ट बनाती है, चेयर बनाती है, शूज बनाती है और अपैरल बनाती है। यानी कि इस तरह की कंपनियों को ये अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी जो है वो B2B कंपनी है। ज्यादातर एसएमई कंपनियां B2B ही होती हैं और कंपनी जो है स्पेशलाइज करती है वुवेन फैब्रिक में, नीटेड फैब्रिक में, कोटेड फैब्रिक में एंड 100% पॉलिस्टर में। और कंपनी जो है यार्न सोर्स करती है, रेजिन, एक्रिलिक, कोटिंग केमिकल। इसके माध्यम से कंपनी जो है स्पेशलाइज्ड टेक्निकल जो टेक्सटाइल है उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्थिति रखती है। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो मॉडर्न है, हाईली ऑटोमेटेड मशीन है, पूरी तरह से ऑटोमेटेड मशीन है जो कि प्रोड्यूस करती है स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टेक्सटाइल्स विथ इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी इनकी है वो है 70,000 मीटर पर डे फॉर वीविंग के लिए है, 90,000 किलो इनफैक्ट 90,000 किलो पर मंथ फॉर नीटिंग के लिए है और 50,000 मीटर पर डे कोटिंग के लिए है, 15,000 मीटर फॉर पीवीसी के लिए है, 8,000 मीटर पर डे फॉर ईवीए लेमिनेशन के लिए है और 40,000 मीटर पर डे हीट इम्बॉसिंग के लिए है। तो कहने का मतलब ठीक ठाक कैपेसिटी वाली कंपनी आपको ये नजर आ रही है। फिलहाल यहां पर जो फिगर्स है फ्रेंड्स ये आप अभी अब डिटेल में मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि कंपनी ये कह रही है कि रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है वो बीते 3 साल में 56.89 के कैगर पे ग्रो हुआ है और कंपनी जो है वो ISO 9001 2015 जो है वो सर्टिफाइड है इंटरटेक के माध्यम से। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को ब्रांडेड लगेज और शू मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स और अदर लोकेशन पर 13 राज्यों में ये प्रोडक्ट अपना बेचती है। और उसके अलावा 30 नवंबर 2023 तक कंपनी ने 39 कर्मचारी अलग अलग विभागों में लगा रखे हैं। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको अब पूरा डिटेल फाइनेंशियल समझाऊंगा इस कंपनी का, तो आप देखिए कि 31 मार्च 2021 को कंपनी का जो एसेट्स था वो था 2,743 लाख और फिर वो बढ़कर के 2022 में हो जाता है डबल से भी ज्यादा 5,911 लाख। उसके बाद ये हो जाता है 9,864 लाख और उसके बाद अभी है 30 नवंबर 2023 तक का आंकड़ा जो है वो है 14,124 लाख। ये बैकअप है पूरी तरह से। यहां पर आप देख सकते हैं बोरोइंग से 1,451 लाख की बोरोइंग बढ़कर के 2,718 हो जाती है और उसके बाद 3,658 लाख की बोरोइंग हो जाती है एंड देन अभी 9,504 पिछले 3.5 साल में कंपनी का सबसे ज्यादा यहां पे बोरोइंग इस समय 9,504 लाख रुपए नजर आ रहा है, यानी कि 95 करोड़ रुपए के लोन पर कंपनी बैठी हुई है। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है 2021 में 3,289.86 लाख। उसके बाद 31 मार्च 2022 को 8,365 लाख। उसके बाद हो जाता है 127 करोड़ यानी कि 12,704 लाख 2023 में और इस समय फिलहाल 7,599। इसको अगर आप 7,600 करेंगे या 75 ही मान लेते हैं तो ये हो जाता है 15,000 लाख यहां पे अगर ये इसी पेस से चला तो। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट के लिए अगर रेवेन्यू पर डिस्कशन किया जाए तो रेवेन्यू जो है वो 3 गुना, यहां पर 4 गुना और अगर यहां की बात करें तो 4-5 गुना होने की संभावना यहां पर हो जाएगी 23-24 में। अब अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 153 लाख यानी कि 1,53 लाख। उसके बाद 514, आप देख सकते हैं कि जबरदस्त यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देन आप यहां पर कंपनी का जो मार्जिन है वो आपको घटते हुए नजर आ रहा है क्योंकि कंपनी ने 8,365 लाख से यहां पर बेचा 12,704 लाख यानी कि
83 करोड़ से सेल बढ़ के हो गया आपका 127 करोड़, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 555 लाख यानी कि 5,55 लाख ही है, जबकि इसके पहले 8,365 लाख वाले में जो प्रॉफिट था वो 514 लाख था। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां देखिए तो कंपनी यहां पर काफी ज्यादा प्ले करते हुए नजर आ रही है। मेरे हिसाब से यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें उस 813 लाख, क्योंकि आपने सेल कितना किया आप देख सकते हैं कि सेल यहां पे करीब करीब 7600 यानी कि 7600 यानी कि हो गया 76 करोड़, और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8 करोड़। तो यहां आपने अपना मार्जिन जो है सुधारा, और या फिर जो कहें कि आईपीओ के पहले जो है फिगर अच्छा करने की आपने कोशिश की। 1912 लाख रुपए का नेटवर्थ है कंपनी के पास और रिजर्व्स एंड सरप्लस 1392 लाख। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के ठीक ठाक है, लेकिन यहां का फिगर थोड़ा सा आपको संशय प्रदान करेगा। ये वाला ठीक है, यहां भी ठीक था, लेकिन यहां पर कंपनी ने ज्यादा सेल होने के बाद भी कम प्रॉफिट अर्न किया, और यहां ज्यादा सेल होने के बाद भी उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न मेरे हिसाब से। लेकिन आपको यहां इस फिगर में जान करके काफी अच्छा लगेगा। आरओई जो है वो मोर देन 30% यानी 42.56% है, आरओसीई 11% है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 42% लास्ट ईयर, प्राइस टू बुक 6.17 और पैट मार्जिन 10.175। तो ये फिगर और ये फिगर कुल मिलाकर के आपको एक अच्छा इंडिकेशन देता है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ, प्राइस टू बुक 6.17 है, छोटी कंपनियों में ये नॉर्मल सी बात है, और पैट मार्जिन 10। कंपनी ने एक अनलिस्टेड कंपनी से अपना कंपैरिजन किया है और उस कंपनी का नाम है नोबलटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसका ईपीएस है 19.17 और एनएवी 88 का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 24। अब फ्रेंड्स डिटेल में कुछ फाइनेंशियल्स को आप समझिए। यहां पर पैट मार्जिन जो है वो 2020-21 में कंपनी का 4.67% था, 21-22 में बढ़ के हो जाता है 6.16, और जैसा कि मैंने कहा कि यहां पे थोड़ा सा कंपनी स्लगिश हुई है 4.37, और सबसे ज्यादा जो हुआ है वो 8 महीने का आप यहां पे 23-24 में देख सकते हैं कि कम बेचा और ज्यादा कमाया। लास्ट 3 साल का एवरेज ईपीएस 25 काफी कमेंडेबल है, बहुत अच्छा है। लास्ट 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% प्लस से ऊपर ही बना हुआ है। प्राइस टू बुक की बात करें तो वो 6.17 है, आईपीओ के पहले का ये कैलकुलेशन, और एनएवी 30 सितंबर 2023 तक की बात करें तो ये हो जाता है 36। प्राइस टू बुक आईपीओ के बाद के कैलकुलेशन के हिसाब से 2.61 होगा, और एनएवी होगी इसकी 87। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल FY24 को अगर एनुअलाइज किया जाए 6 मंथ के हिसाब से, उसके बाद जो है इसको डबल किया जाए सेल्स को, और उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट को अगर आप कैलकुलेट करें तो यहां पे 13 का पी रेशियो कंपनी का यहां वैल्यूएशन निकल करके आएगा। अब फ्रेंड्स श्रीकर्णी के ऊपर, श्रीकर्णी फैबकॉम के और भी डिटेल्स को आप जानिए। यहां पर 6 मार्च को यह आईपीओ खुलता हुआ नजर आएगा और 11 मार्च तक चलेगा। 10 रुपए इसका फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड 220 से 227 है, 600 का एक लॉट साइज होगा फ्रेंड्स। टोटल इशू साइज की बात करें तो 42 करोड़ 49 लाख रुपए का है, और पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा, कंपनी के पास जाएगा। एनएससी एसएमई पर ये आईपीओ बाद में लिस्ट होगा। कंपनी करने के वाली है, कंपनी फंडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर सेटिंग अप ऑफ डाइंग यूनिट इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट। कंपनी एक डाइंग यूनिट बनाने वाली है नवसारी डिस्ट्रिक्ट सूरत में, और कंपनी परचेज करेगी कुछ नई मशीनें जो कि इंस्टॉल करेगी एट न्यू यूनिट प्रपोज्ड टू बी सेटअप मैन्युफैक्चरिंग बैग इन पलसाना सूरत गुजरात। तो 2 जगह ये कंपनी को ये पैसा लगाना है, और वर्किंग कैपिटल जो कंपनी का है वो उसमें पूरा करना है ये खर्चा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। फ्रेंड्स अलॉटमेंट जो फाइनल होगा वो होगा 12 मार्च को, और इनिशिएशन रिफंड का अगर आपको नहीं मिलता है आईपीओ तो 13 मार्च को होगा, और अगर मिल गया तो 13 मार्च को ही ये आईपीओ आपको आपके खाते में दिखाई देने लगेगा, और 14 मार्च को इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट होगी। आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको अप्लाई करना है रिटेल में मिनिमम 1 लॉट के लिए 600 शेयरों के लिए 1,36,200 रुपए, और मैक्सिमम भी वही रहेगा। एचएनआई में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना होगा 1200 शेयरों के लिए 2,72,400 शेयर के रुपए के साथ। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो है मनोज कुमार, करनानी, राधे श्याम डागा, राजीव लोखटिया और राजकुमार अग्रवाल। इन लोगों की जो अभी होल्डिंग है वो 96% है, जो कि घट करके हो जाएगी 70%। 5 मार्च 2024 227 रुपए का हाई प्राइस, 300 रुपए का जीएमपी इस समय चल रहा है, और 527 यानी कि 130% प्लस पर इसकी लिस्टिंग होने की अनुमान यहां पर व्यक्त की जा रही है ग्रे मार्केट में। तो फ्रेंड्स सेक्टर की बात की जाए तो यहां पर कंपनी जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही है। तो फ्रेंड्स अगर सेक्टर की बात की जाए तो कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रही है, और वुमेन निटेन जो फैब्रिक है
निटेड जो फैब्रिक है वो कंपनी जो है अपने क्लाइंट्स को दे रही है, और वो क्लाइंट्स जो है उससे लगेज बना रहे हैं, और उससे जो है कि फार्मास्यूटिकल के कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, चेयर वगैरह बन रहे हैं, और इस तरह से अलग अलग जो इंडस्ट्री है उसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। कुल मिलाकर के ये B2B मॉडल का बिजनेस है, जिसमें कस्टमर आपको ऑर्डर देता है और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल करते हैं। तो B2B मॉडल में रेवेन्यू जो है वो आपके क्लाइंट्स के ऊपर निर्भर करता है, और ज़्यादातर के जो SME कंपनियां होती हैं वो B2B मॉडल में ही काम करती हैं, और उनका जो रेवेन्यू होता है वो तो बढ़ता चला जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन जो पैट मार्जिन होता है ना, उसमें जो है लगातार जो है वो वृद्धि नहीं होती है, जबकि वो इस पैटर्न पे कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। तो कंपनी में यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है, पैट मार्जिन में भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल है, खास करके अगर हम ROE की बात करें तो वो भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। इस मामले में कंपनी को नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो फंडामेंटल कुछ ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। लिस्टिंग के हिसाब से यहां पर अगर आपको पैसा लगाना है तो उसके हिसाब से GMP भी आपको एक अच्छा सिग्नल दे रहा है। तगड़ी लिस्टिंग होने की संभावना मेरे ख्याल से है, यानी कि 100% प्लस लिस्टिंग होने की संभावना है। हो सकता है कि इससे कम हो सकता है कि इससे ज्यादा हो, यानी कि कम से कम मुझे लगता है कि 70% प्लस में यहां पे इसका IPO जरूर लिस्ट होगा। ये मेरी अपनी सोच है, बाकी आप अपना अनुमान, अपनी एनालिसिस, अपनी खुद की एनालिसिस पर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो लोग रिस्क पसंद करते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं ऐसी कंपनियों में जो कि शुरू से ही आपको एक लंबी रेस का घोड़ा के रूप में आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उस तरह के लोगों के लिए ये कंपनी एक रिस्की बेट हो सकता है। देखिए SME IPO क्या होता है कि SME कंपनियां आज हैं और कल नहीं है। उस हिसाब से आपको देखिए इन सब कंपनियों को आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी कुछ होती नहीं है, और कभी भी ये कंपनियां अपने जो क्लाइंट्स अगर उनको खो देती हैं तो इन कंपनियों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह सकता है। लेकिन इन्हीं SME कंपनियों में से कुछ कंपनियां जो है वो कभी मेन बोर्ड में आ जाती हैं, तो फिर आपको लगता है कि हाँ, इस कंपनी को तो मैं जानता हूं और इस कंपनी को मुझे ले लेना चाहिए था। तो देखिए रिस्क जो लेता है फिर उसी हिसाब से वहां पर उसको रिवार्ड भी मिलता है। लेकिन आप ये समझिएगा कि SME बोर्ड की कंपनियों को गायब होने में समय नहीं लगता, डिलिस्ट होने में समय भी नहीं लगता। तो रिस्क लेने वाले लोग इस तरह की कंपनियों में पैसा पार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर फंडामेंटल्स ओके नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेने के पहले आपको करना क्या है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझना है। ये एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से कि ये वीडियो किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसको आप एजुकेशन पर्पज से ले या एंटरटेनमेंट पर्पज से ले, जो भी चाहे वो ले, लेकिन रिकमेंडेशन ना लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।